बालकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कोई बहुत ही अच्छा होंगे और पढ़ाई आप लोग का बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चुंबक की मानक स्थितियाँ। देखिए दोस्तों, चुंबक की मानक स्थितियाँ जो है ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम आपको लेसन 3 में पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थितियाँ पढ़ाए थे। तो हम वहाँ पर बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थितियाँ 2 होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। ठीक उसी प्रकार से चुंबक की भी 2 मानक स्थितियाँ होती है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, यानी कि एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वाटोरियल पोजीशन होता है। तो जिस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव में पढ़ाए थे ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव में भी पढ़ना है। तो जो आप रिवीजन नहीं किए हैं अभी तक ले विद्युत द्विध्रुव वाला, तो एक बार जा करके वहाँ विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद ई वाला जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये आपको लगेगा कि कुछ नहीं है उसके आगे, क्योंकि वही वाला चीज़ वह जस के तस यहाँ भी है, लेकिन ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में होता है, वो आपका विद्युत क्षेत्र में होता है। यही दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों एक ही जैसा लगता है। और देखिए हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इसका PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ऐप पर चल जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए चुंबक की मानक स्थितियाँ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चुंबक की मानक स्थितियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो चलिए लिखते हैं। एक देखिए आपका होता है अक्षीय स्थिति। क्या होता है बालक, अक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है निरक्षीय स्थिति। दूसरा नंबर क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति को हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका 2 पोजीशन हो गया विद्युत द्विध्रुव के। अब बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर हमारा इसमें है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एगो चुंबक बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये वाला आपका एगो चुंबक है और जानते हैं कि किसी भी चुंबक में 2 गो ध्रुव होता है, एक आपका नॉर्थ हो गया और एक आपका साउथ हो गया। तो किसी भी चुंबक में 2 ध्रुव होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों से जो गुजरने वाली इस प्रकार से लाइन होती है, उस लाइन को हम लोग चुंबक का अक्ष कहते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक का अक्ष कहते हैं। चुंबक का अक्ष जो होता है चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरता है। अब अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो हमारा चुंबक का अक्ष है और जब चुंबक के अक्ष के किसी भी बिंदु पर, जब चुंबक के अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करते हैं, तो वो कहलाता है चुंबक की अक्षीय स्थिति। वो क्या कहलाता है, चुंबक की अक्षीय स्थिति। ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग चुंबक के अक्ष के किसी बिंदु पर, चाहे बिंदु यहाँ भी हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है, बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्ष पर ही होना चाहिए। तो जब हम लोग चुंबक के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करते हैं, तो वो चुंबक की अक्षीय स्थिति कहलाती है, एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल कहलाता है, ठीक। यानी कि एक्सियल पोजीशन में हम लोग को 2 चीज़ें निकालनी है, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा हमको चुंबकीय विभव निकालना है। एक और इसका परिभाषा होता है, अक्षीय स्थिति को एक और तरीक़ा से परिभाषित करते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरने वाली रेखा के किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं। जब चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का
मान ज्ञात करते हैं तो वो चुंबक की अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो एक ही बात को हम दो तरीक़ा से बोलें, लेकिन दोनों का मतलब एक ही था, दोनों का मतलब एक ही था कि हमको चुंबक के अक्ष पर ही ज्ञात करना है, इसीलिए यह कहलाता है अक्षीय स्थिति कहलाता है। तो एक हमको दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर देखिए हमारा है कि चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी चुंबक हो उसमें हमेशा दो गो ध्रुव होता है, इसीलिए चुंबक कहिए या चुंबकीय द्विध्रुव कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्योंकि प्रत्येक चुंबक एक द्विध्रुव होता है, क्योंकि एकल ध्रुव वाला चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। हम लोग के चुंबक के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वो साफ दम डायग्राम बनाते हैं, और ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। लेकिन यदि आप ज़रा विद्युत द्विध्रुव वाला अक्षीय स्थिति वाला रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। कहिएगा कि सर ये तो पूरा आसान हो गया। तो सबसे पहले हम एगो बना रहे हैं प्यारा सा चुंबक। प्यारा सा चुंबक पूरा गोर चुंबक है, एकदम उज्जर चुंबक है ना, इसीलिए गोर चुंबक है, काला पर गोरा। तो चुंबक में हम यहाँ पर एगो ध्रुव मान लेते हैं साउथ, और यहाँ एगो हम ध्रुव मान लेते हैं आपका नॉर्थ। ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमारा होता है 2l होता है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l होता है। और यहाँ हमारा चुंबक का जो अक्ष का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, ओ से लिख दे रहे हैं। और देखिए हमको जो है इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करना था। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं A, इसी पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है। थोड़ा डायग्राम को और अच्छा से बनाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि डायग्राम को यहाँ पर और थोड़ा आगे से बढ़ा देते हैं। देखिए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नोड से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो नोड से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम मान लेते हैं कि नोड से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है, B1 है, या देखिएगा BN भी आप मान सकते हैं। BN मतलब नॉर्थ के कारण। तो नॉर्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबक से दूर जाता है। लेकिन जो साउथ आपका है, तो साउथ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, साउथ पर चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो आएगा यही रावा से होके ना, यही रावा से आएगा। तो ये रावा से जो आएगा तो इसको हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आपका B2 है। आने वाला चुंबकीय क्षेत्र को B2 मान लिए हैं, और जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र को B1 मान लिए। ठीक, ये दोनों का मुलाकात होगा बिंदु A पर, B1 और B2 का मुलाकात होगा बिंदु A पर। तो दोनों का जब मुलाकात होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो उसी रिजल्ट को ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक ना। तो इधर से नॉर्थ से जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और जो साउथ पर आएगा उसका नाम B2 है। दोनों का मुलाकात कहाँ पर होगा, बिंदु A पर होगा। ठीक, अब देखिए केंद्र O से बिंदु A के बीच की दूरी हम लोग R मान लेते हैं। केंद्र O से बिंदु A के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका R है। ठीक है। अब देखिए E वाला हमारा L होता है और एहू वाला L होता है, क्योंकि N और S के बीच का दूरी 2l है, और ये मध्य बिंदु है, तो ये भी L, ये भी L। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा R है, तो जब हम लोग दूरी यहाँ से मापेंगे तो में से L घट जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा बालक, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगा आपका R माइनस L हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इधर बढ़ेंगे तो ये दूरिया L एक में जुट जाएगा। तो अब हमारा S से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है बालक, लैंग्वेज लिखने से पहले एक और चीज़ दे देते हैं। जो साउथ ध्रुव होता है इसका शक्ति -P होता है, और हमारा नॉर्थ होता है इसके शक्ति को हम लोग +P से लिखते हैं। आप चाहें तो ध्रुव के शक्ति को स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। ध्रुव के शक्ति को हम लोग स्मॉल m से भी लिखते हैं,
तो देखिएगा किसी किसी किताब में m से भी लिखल होगा, तो उससे घबराने की बात है नहीं। ध्रुव की शक्ति को p से भी लिखा जाता है और m से भी लिखा जाता है। अब आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद हम लोग लैंग्वेज लिखने वाला काम करते हैं। लैंग्वेज आपको मानना बहुत आसान होता है, केवल ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक ना। मान लेते हैं कि माना कि NS एक चुंबक है, माना कि NS एक चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 12 है, जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 12 है, तथा इस चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कितना आसान है मानना कि माना कि NS एक चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 12 है तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु A पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के जो आपका नॉर्थ है, यानी कि ये वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ के कारण हम लोग बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए नॉर्थ से बिंदु A के बीच की दूरी कितना है, r-l है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर म्यू नॉट और बटा में 4 पाई और P बटा r-l का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम वीडियो नंबर 4 में प्रूफ किए थे कि किसी भी ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई या P बटा r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ नॉर्थ से बिंदु A के बीच की दूरी r-l है, इसलिए r-l का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखना है हमको दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दक्षिणी ध्रुव से बिंदु A के बीच की दूरी कितना है, r+l है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ B2 बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और यहाँ हमारा हो जाएगा P बटा r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो उत्तरी ध्रुव के कारण भी हम निकाल लिए, दक्षिणी ध्रुव के कारण भी निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि B1 जा रहा है ऐसे और B2 आ रहा है ऐसे, और दोनों की मुलाकात होगा कहाँ पर ही, बिंदु A पर। तो दोनों मिल के एक दूसरे से गाना गाएगा कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो जब दोनों ही जब मिलेगा बिंदु A पर तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, और वही तो रिजल्टेंट हम लोग के ज्ञात करना है। ऐसे समझिए कि इनने से वो लड़की जा रही है, उनने से वो लड़का आ रहा है, दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पा के मिला, तो मिला तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना, कुछ तो परिणाम होगा कि लड़की लड़का के स्वीकार करेगी कि रिजेक्ट कर देगी कि प्रपोज करे के चलते लड़का मार खा जाएगा लड़की से, कुछ तो वो रिजल्ट निकल के आना चाहिए। लेकिन देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ई आ रहा ऐसे, आई आ रहा ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है और दोनों के दोनों वेक्टर है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि B1 और B2 एक दूसरे के विपरीत है इसलिए थीटा बराबर 180 डिग्री। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो तो ऐसे लिखा जाता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट r बराबर होता है √a² प्लस b² और प्लस में हमारा 2ab cos थीटा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो हमारा दोनों के दोनों B1 और B2 है, तो दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु B पर, सॉरी बिंदु A पर, वो होगा आपका B बराबर √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस 2B1 इंटू B2 और कोस थीटा होगा। लेकिन थीटा के मान हम लोग के कितना लिखना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री काहे लिखना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो थीटा का मान क्या होता है बालक, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ पर B बराबर
b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस हमारा 2b1 इंटू b2 और कोस 180 का मान हमारा -1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b बराबर अंडर रूट b1 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर और ये माइनस से गुना होगा तो -2b1 इंटू b2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बालक कि b बराबर ये आपका है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा b बराबर क्या हो जाएगा b1 और माइनस में हमारा b2 हो जाएगा। चूँकि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो स्क्वायर के बदले में बाहर निकल जाएगा ये। अब देखिए b1 का मान रख दीजिए। b1 का मान हम लोग कितना लिखे थे म्यू नोट बटा में 4 पाई और ये हमारा p बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर लिखे थे और ये हमारा b2 का मान था म्यू नोट बटा 4 पाई और ये हमारा p बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर लिखे थे। तो लिख दीजिए इसका मान। ठीक है, b1 का भी मान रख दिए, b2 का भी मान रख दिए। अब देखिए इसको तनी हम घींच के तनी लाते हैं साइड में, घींच के तनी साइड में लाते हैं ताकि समझावे में क्या होके सुविधा होके। ठीक ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखिए एकरो में म्यू नोट बटा 4 पाई और एकरो में म्यू नोट बटा 4 पाई, एकरो में p एकरो में p। तो हम लोग दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे बालक, दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू में p हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1 बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर यहाँ हमारा बचेगा 1 बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, इतना हमारा बच गया है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा बचा तो इसके बाद b बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई और उसके बाद इंटू में p और अंदर में एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए एलसीएम कुछ इस प्रकार से आएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई वाला यह गुना में चल जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमारा b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई और इंटू में ये हमारा p। अब देखिए ई जो है ना r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल स्क्वायर, तो इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला देखिए हम साइड में लिख दे रहे हैं, वो पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे। वो फार्मूला क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर में 4ab एगो फार्मूला होता है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर कट जाता है, b स्क्वायर कट जाता है, 2ab जुट के 4ab आ जाता है। तो देखिए एहू उसी रूप का है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4r इंटू एल हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे इसको कि ऐसे लिख रहे हैं r माइनस एल r प्लस एल ऐसे लिख दिए, एक ब्रैकेट में इसे बंद करके होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ हम लिख रहे हैं बालक b बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई और ये हमारा p हो जाएगा। अंदर में हमारा कितना है 4rl है। ठीक है, और नीचे में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा इसमें और थोड़ा संशोधन करते हैं, कैसे कि जब लिख ही रहे तो बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए ये हमारा अंदर में 4rl है ना, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं p गुना 2l गुना में 2r। 4rl को लिख सकते हैं ना 2l गुना में 2r, कैसे गुना हो गया फिर उतने आ जाएगा। और देखिए ई वाला जो हमारा है एक हम लिख रहे हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब पूरा के होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपको एक बात समझाना है, जैसे यहाँ b बराबर हमारा हो गया म्यू नोट बटा में 4 पाई हो गया और यहाँ देखिए p गुना 2l के वैल्यू हमारा m होता है और गुना में हमारा 2r हो गया और यहाँ पर हमारा है r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम आपको पिछला वीडियो में पढ़ाएं, वीडियो नंबर 3 में कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण बड़का m बराबर होता है p गुना 2l होता है।
P गुना 12 होता है या छोटका m गुना 12 भी होता है। तो यहाँ देखिए वही हम रखें P गुना 12 के मान m रख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे बालक कि B बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ये हमारा रुक जाइए, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पर वो लाइन लिखे पड़ता है। ये लाइन कौन सी लिखे पड़ता है कि यदि R बहुत बहुत बड़ा हो, R बहुत बहुत बड़ा हो L से, तो R के तुलना में L लगभग नगण्य होता है। यदि R का मान बहुत बहुत बड़ा हो जाए L से, तो R की तुलना में L क्या होता है, लगभग नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक ना, ठीक। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया मेरे पास तो रुपया है, लेकिन उस पैसा के तुलना यदि हम मुकेश अंबानी के पैसा से कर दें, तब में उसके पैसा के आगे मेरा कोई पैसा नहीं होगा। जबकि एल का भी कुछ ना कुछ मान है, आर का भी कुछ ना कुछ मान है, लेकिन आर का मान जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो एल उसके सामने कुछ नहीं होगा। जैसे बताने कि हमारा भी 1000 है, मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए कि बहुत सारा पैसा है, तो उसके पैसा से यदि हम 1000 को तुलना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नगण्य हो जाएगा, 0 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो वही हाल ईजा है। तो हम तुलना कर दिए हैं आर से जो कि बहुत बड़ा है, तो एल का हो जाएगा बालक, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा m गुना 2r, और नीचे में देखिए हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के 0 हो जाएगा, क्योंकि r के तुलना में वो लगभग नगण्य है आपका। ठीक ना। इसके बाद देखिए हमारा b बराबर आएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ये हमारा देखिए m गुना 2r, और नीचे में देखिए हमारा 0 के स्क्वायर 0, तो हमारा हो जाएगा r के पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नोट बटा में 4 पाई, और देखिए यहाँ पर हमारा m गुना 2r, और देखिए जो r के पावर 4 है इसको हम लिख रहे हैं r क्यू इंटू आर, तो एगो r से एगो r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या लिखाएगा, b बराबर लिखाएगा म्यू नोट बटा में हमारा 4 पाई, और यहाँ देखिए हमारा 2 गुना m, और बटा में हमारा क्या हो जाएगा आर क्यू होगा। यही हमारा हो गया चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। अब देखिए ऐसा ही फार्मूला हम विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी निकाले थे, लेकिन वहाँ पर जो फार्मूला था ना बालक, तो वहाँ पर आपका ऐसे था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और वहाँ पर हमारा 2p बटा आर क्यू था। तो इसमें और उसमें बहुत तालमेल है, मतलब दोनों एक के जैसन है। ठीक ना। अब इसको आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब इसको आप सदिश रूप में लिखिएगा ना, तो यहाँ लिखना पड़ता है कि सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हम लिखेंगे वेक्टर b बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ई हमारा हो जाएगा 2, और वेक्टर m बटा में हमारा आर क्यू हो गया। तो ये हमारा सदिश रूप में हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में आप यहीं तक लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है क्वेश्चन कि चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए निकल गया बहुत आसानी से। यदि आपको कहीं दिक्कत बुझाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक ना। और नहीं तो लेसन 3 पढ़ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है चुंबक यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का व्यंजक, क्योंकि अक्षीय स्थिति में दो चीज़ पढ़ना होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक चुंबकीय विभव पढ़ना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग पढ़ लिए, अब हमको विभव पढ़ना है। तो चलिए इसका विभव निकालते हैं। विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एगो तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, साफ सुथरा डायग्राम। तो सबसे पहले एगो हम यहाँ चुंबक बनाते हैं, और चुंबक के यहाँ पर जानबे करते हैं कि एगो नॉर्थ होता है एगो साउथ होता है। तो ये हमारा चुंबक का साउथ हो गया, और ई वाला हमारा चुंबक का नॉर्थ हो गया। इसके ध्रुव को हम लोग -p से लिखते हैं, इसके ध्रुव को हम लोग +p से लिखते हैं। ठीक ना।
और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमारे 12 हो जाएगा, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 12 हो जाएगा। इसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं कि O है, तो ई वाला दूरी है L और ई वाला दूरी है L। अब हमको निकालना है अच्छी स्थिति में, तो एक अक्ष पर हम एगो बिंदु लेते हैं, इधर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बिंदु A है और बिंदु A का हम लोग केंद्र से दूरी लेते हैं, तो बिंदु A का केंद्र से दूरी मान लेते हैं कि हमारा R है। तो देखिए जब नोट से लीजिएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ तक L है, तो जब आप नोट से दूरियाँ लीजिएगा तो L घट जाएगा, तो यहाँ से हम दूरी ले रहे हैं नोट के सामने से, तो ये हो जाएगा R माइनस L आपका हो जाएगा। और फिर जब यही दूरी केंद्र से हम लोग तो नहीं यहाँ बढ़ेंगे तो में L आउट जुट जाएगा, तो यहाँ से हमारा साउथ से बिंदु A के बीच की दूरी हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। ई बनाने में कुछ भी भार नहीं है, डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लैंग्वेज लिखते हैं बालक? मानते हैं कि माना कि NS एक चुंबक है जिसके ध्रुवों के बीच की लंबाई या दूरी 12 है तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करना है। इतना पहले मान लीजिएगा। और मानने के बाद हम लोग लिखते हैं दो काम, एक बार नॉर्थ के कारण चुंबकीय विभव निकालेंगे बिंदु A पर और एक बार साउथ के कारण चुंबकीय विभव निकालेंगे पर, और दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज तो लिखा दिया आपको, इसके बाद लिखना है कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय विभव का मान, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय विभव, तो V1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय विभव, देखिए हमारा हो जाएगा V1 बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई और हमारा हो जाएगा P बटा में R माइनस L हो जाएगा। विभव में स्क्वायर नहीं होता है, खाली R माइनस L होता है। इसमें पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, वीडियो नंबर 4 में चुंबकीय विभव का व्यंजक कि P बटा केवल R होता है, लेकिन बिंदु नॉर्थ और बिंदु A के बीच की दूरी R माइनस L है, इसलिए R की जगह R माइनस L लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ के कारण हम लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय विभव, तो साउथ और बिंदु A के बीच की दूरी R प्लस L है, तो इसको हम लिखेंगे V2 बराबर म्यू नोट और बटा में हमारा 4 पाई और ये हमारा हो जाएगा माइनस P और बटा में R प्लस L हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र में तो आप प्लस माइनस नहीं लिए थे, यहाँ पर ही माइनस काहे ले रहे हैं? तो देखिए जो ऋणात्मक ध्रुव होता है उसके कारण विभव नेगेटिव होता है और जो धनात्मक ध्रुव होता है उसके कारण विभव पॉजिटिव होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव ध्रुव से ही उत्पन्न होता है, नेगेटिव ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, इसीलिए हम उसमें हमेशा प्लस लिए थे, ठीक ना। तो दोनों के कारण हम बिंदु A पर विभव निकाल लिए। अब हमको परिणामी विभव निकालना है, तो अब लिखते हैं कि अब बिंदु A पर कुल चुंबकीय विभव, तो बिंदु A पर कुल चुंबकीय विभव हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं V बराबर V1 प्लस V2 लिखते हैं, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान हमारा कितना है, V1 का मान है म्यू नोट बटा 4 पाई और ये हमारा P बटा R माइनस L है, और V2 का मान कितना है म्यू नोट बटा में हमारा 4 पाई है, और यहाँ पर देखिए गोलेस्टर लाइन आ गया है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। ये हमारा माइनस P और बटा में हमारा R प्लस L होता है, ठीक। अब देखिए ये दोनों को हम लोग पहले हम माइनस जो है यहाँ पर ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो V बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नोट और बटा में हमारा 4 पाई और ये हमारा P और बटा में R माइनस L हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस ही वाला आएगा तो यहाँ माइनस म्यू नोट बटा में 4 पाई और ये हमारा P बटा में R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में है म्यू नोट बटा 4 पाई या इंटू में P कॉमन है, तो दोनों में से आप इस चीज़ को कॉमन ले लीजिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो चलिए हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं म्यू नोट बटा 4 पाई, तो V बराबर हम लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई और इंटू में हमारा P कॉमन हो जाएगा,
तो देखिए अंदर में हमारा यहाँ बचेगा 1/r-l और यहाँ हमारा बचेगा 1/r+l बचेगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। v बराबर μ0/4 और इंटू में हमारा p और एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा r+l और -r-l और बटा में हमारा हो जाएगा r-l इंटू में r+l हो जाएगा। समझ रहे हैं? इधर से ब्रैकेट में घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा v बराबर μ0/4 और इंटू में हमारा p। अब देखिए ब्रैकेटवा खोलिएगा ना तो साइनवा वाला चेंज हो जाएगा, r+l -r+l ही हो जाएगा। और नीचे में देखिए a - b इंटू a+b, ये क्या हो जाएगा a² - b² का रूप का है तो r² - l² हो जाएगा। ई वाला r से ई वाला r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास देखिए बचेगा v बराबर v बराबर μ0/4 इंटू में हमारा p और यहाँ देखिए l+l तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। और नीचे में हमारा क्या है r² - l² है। तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर μ0/4 और देखिए p गुना 2l का मान हमारा m होता है तो यहाँ हम m लिख देंगे और यहाँ r² - l² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है p गुना 2l होता है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे m बराबर p गुना 2l लिखेंगे। इसके बाद देखिए बालक, इसके बाद हमारा काम आसान हो गया। इसके बाद हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि यदि r बहुत बड़ा हो l से तो r के तुलना में l लगभग नगण्य होता है। l क्या होता है, लगभग नगण्य होता है। ठीक है बालक, लगभग नगण्य होता है, यानी कि l को हमको उसके कंपेयर में जीरो करना है। l डायरेक्ट जीरो नहीं होता है, जब r बहुत बड़ा हो जाता है तब जाके l के मान जीरो होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल हम दिए हैं पीछे अभी। तो यहाँ देखिए v बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा m और ये r² और माइनस हमारा 0 का स्क्वायर तो μ0 आपका 4 और यहाँ हमारा m और बटा में r² और -0। अब यहाँ पर देखिए v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर μ0 4 और ये हमारा m और बटा में r² हो गया। बस ये हमारा व्यंजक हो गया, इतना लिख दिए 5 नंबर आपका हो गया। क्योंकि चुंबकीय विभव का व्यंजक जो है आज तक कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा है ना अब वही क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है जानबूझ के, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आज तक एग्ज़ाम में आया ही नहीं है। एक आध 2 साल क्वेश्चन बैंक के जैसे क्वेश्चन का आप जब विश्लेषण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वही सब क्वेश्चन वहाँ 2-3 साल से पूछ रहा है जो एग्ज़ाम में पहले कभी नहीं पूछा है। इसीलिए नए क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ठीक ना। जो आया हुआ है उस सब पर फोकस कम कीजिए, लेकिन जो नया टॉपिक हुआ जो आया नहीं है इस सब पर फोकस रखिए। चुंबकीय विभव का आपका व्यंजक हो गया। और अब आपको शुरू में हम बता दिए थे कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है बालक। वीडियो का हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर ऐप खुलेगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। ऐप का नाम है SGS क्लासेस। तो इस वीडियो में इतना ही बालक, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।